Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are doing good and preparing well for your board exams. हम कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड जिसके अंडर हमने कर लिए थे न्यूमेरिकल्स और इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर बार एक न्यू आइटम को इंट्रोड्यूस करें ताकि हर टॉपिक आपका न्यूमेरिकल्स में कवर अप हो पाए और आपको बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो कि यार ये टॉपिक तो हमने किया नहीं था, ये आइटम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, कोशिश करते हैं हर टॉपिक को आपका इंट्रोड्यूस करने की। अब आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन इसलिए लिख के रखती हूँ ताकि क्वेश्चन लिखते हुए आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम सीधा सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है वैल्यू एडेड निकालना है किसका, दो फर्म्स का, ए और डी का, और साथ में निकालना है जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, दिया हुआ है मुझे सेल्स ए का। अब एक न्यू आइटम है इसमें, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। परचेज करा है मैंने बी से, किसने परचेज किया है, ए ने। सेम दिया हुआ है कि ए से परचेज किया है बी ने। सेल्स आपको दी है फर्म बी की, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज गिवन बोथ द फर्म एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ बोथ द फर्म्स इज गिवन एंड indirect taxes paid by both the firms is also given। एक चीज इसमें मिसिंग है, वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो नहीं गिवन है, और जो चीज गिवन नहीं है वो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है और फटाफट हो भी जाएगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं फर्म ए का। किसी का भी निकाल सकते हो आप, फर्म ए का निकालो, बी का निकालो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला है। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन है? नहीं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स गिवन है। अब जहां पे भी सेल्स गिवन होगा साथ में परचेज गिवन होगा, आप दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेल्स कितना गिवन है आपको, 100 माइनस परचेजेस किसके लिखने हैं, ए के, बी के नहीं लिखने, ए के लिखने क्योंकि ए का निकाल रहे हैं। तो आएगा 40 ये वाला, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 100 माइनस 40 60। ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है आपको, ए का 20 और इसका ओपनिंग कितना दिया 25। तो 20 माइनस 25 60, प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पे तो सीधा ही आपको दिया हुआ है, तो सीधा मैं क्या लिखूंगी 5, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के सामने है नेगेटिव का साइन, तो आप नेगेटिव को भी कैरी करेंगे। अब आ गया प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया है 55। तो आपका वैल्यू एडेड किसका, फर्म ए का निकला है 55। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, क्लियरली दिख जाएगा आपको। वैल्यू एडेड फर्म ए का निकला है 55। ठीक है, सेम एज फर्म बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्म बी का क्या है आपका, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी गिवन है आपको यहाँ पर, बी की सेल्स दी हुई है 200 माइनस इसके परचेजेस दिए हुए हैं 60 प्लस
आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 140 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है 35। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, ठीक है। माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 45, तो 140 प्लस नेगेटिव का साइन कैरी करेगा, आया 10, तो प्लस माइनस माइनस 130 निकला आपका क्या वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। लेकिन इससे क्या लिखला, इससे लिखला ग्रॉस वैल्यू एडेड और एट मार्केट प्राइस, या लिखला मेरा जीडीपी एट एमपी। मुझे तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर अब देखो जो टैक्सेस है वो कंबाइंडली दिए हैं, टैक्सेस कंबाइंडली दिए, अगर अलग अलग दिए होते तो मैं अलग अलग माइनस करती, लेकिन क्यों जब कंबाइंडली दिए हुए हैं तो मैं कंबाइंडली ही आपके माइनस कर देती हूँ। क्या निकालना है, हमें निकालना है जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दोनों को आप ऐड कर लो, फर्म ए का आउटपुट, फर्म ए का वैल्यू एडेड प्लस फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना था 55 प्लस 130, आ गया 185, ठीक है। 185 आ गया। अब इस 185 में से आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू पे हूं, फैक्टर पे जाना है, तो माइनस करूंगी मैं आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 185 माइनस 30 कितना आएगा आपका 155 निकल गया है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, ये बहुत इजी था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट न्यू था इसमें, वो था परचेज का, बाकी बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है जैसे हम कर रहे थे। सेल्स गिवन होगी एक चीज की तो आपको उसके परचेजेस से उसको माइनस करना है, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक न्यू चीजें हैं कि जब मुझे सेल्स भी ना मतलब सेल्स भी ना गिवन हो, सेल्स होती है क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस भी ना गिवन हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन ना हो, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पर कुछ और आइटम्स गिवन हो, तो क्या करना है, अब हम वो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वही फॉर्मूला है सेम, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या आती है वो ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला तो मुझे पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन कई बार जो आपका सेल्स का फॉर्मूला है ना, ये वाला प्राइस इनटू क्वांटिटी, ना प्राइस गिवन होता है ना क्वांटिटी गिवन होती है, लेकिन उसकी जगह पर क्या गिवन होता है, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स गिवन होते हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक परचेजेस गिवन होती हैं। तो अब इन डोमेस्टिक परचेज इन सब का क्या कनेक्शन है आपका वो पढ़ते हैं। देखो, इन केस अगर सेल्स में आपको प्राइस और क्वांटिटी ना गिवन हो तो आपको 101% डोमेस्टिक सेल्स या सेल्स गिवन होगी, डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगी और उसके साथ एक्सपोर्ट गिवन होगा। अगर सेल्स भी गिवन है ना और एक्सपोर्ट गिवन है तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं डोमेस्टिक सेल्स भी गिवन होगा, सेल्स भी गिवन हो सकता है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का वैसे तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें भी एक किक हो सकती है कि यार ये नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, तो इसमें हम क्या करेंगे, परचेजेस प्लस योर इंपोर्ट्स कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुनो,
अगर सेल्स में प्राइस और क्वांटिटी गिवन ना हो, डायरेक्टली सेल्स दिया हो और क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सपोर्ट दिया हो, तो आप दोनों को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, टू फाइंड आउट दी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेम एज चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, लेकिन परचेजेस और इंपोर्ट्स गिवन है, ठीक है, परचेजेस और इंपोर्ट्स गिवन है, तो आप वो दोनों ऐड ऑन कर देंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्राइस या क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्राइस और क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्टली सेल्स गिवन है, ठीक है, तो मैं सेल्स यहां लिख सकती हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन जब हम कोई माल को एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से बाहर भेजते हैं, तो वो भी तो सेल्स ही होती है, वो भी गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी एक एड ऑन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, यहाँ पे भी क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पे दी हुई है, मुझे कहीं परचेजेस दी हुई है, डिक्रीज इन स्टॉक, सिंगल यूज। अब देखो, चेंज इन स्टॉक में मुझे यहाँ परचेजेस तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज गिवन है, वो है आपका डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, तो वो मेरा चेंज इन स्टॉक ही होता है, ठीक है, वैल्यूज डालो सीधा, चेंज इन स्टॉक गिवन है, ये रहा डिक्रीज इन स्टॉक, सेल्स कितनी थी 1200, प्लस एक्सपोर्ट्स थे 150, ठीक है, प्लस माइनस 80। अब ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ओके। अब अगर आप ध्यान से पढ़े तो यहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब मैंने ये पढ़ाया था कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इज टू नॉट इंक्लूड इन योर वैल्यू एडेड मेथड, वहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ा था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब वो प्रोडक्शन जो मैंने खुद की कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करी है। जैसे कि मैंने फार्मर का एग्जाम्पल दिया था कि फार्मर ने प्रोडक्शन की है वीट की, ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके और कुछ बेच सके। अब जो वीट उसने अपनी फैमिली के लिए प्लांट की थी, उसमें भी तो फर्टिलाइजर लगा है, उसमें भी तो मैन्योर्स गए हैं, उसका उसको काटने का, बोने का खर्चा भी तो हुआ है लेबर का, तो वो हम आपका वैल्यू एडेड में इंक्लूड करते हैं, ये मैंने कहा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूंगी परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्या लिखा है मैंने, परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो था 100 रुपीज, तो वो मैं 100 यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी। सॉल्व करो, सीधा ही लिख देते हैं प्लस करके, आंसर आया है मेरा 1370, ठीक है। अभी और करना है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तक दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ था सेल्स, डिक्रीज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडी। बहुत सारे न्यू आइटम्स हैं इसमें, ठीक है, जो जो न्यू है मैं उसको स्टार मार्क कर रही हूँ। एक तो ये न्यू था, ये भी मेरे लिए न्यू है, ये भी मेरे लिए न्यू है, ये भी न्यू है, ठीक है, ठीक है। हमने कहा
कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स होती है क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे क्वांटिटी और प्राइस तो दे नहीं रखा है। सेल्स डायरेक्टली दे रखी है, लेकिन उसके साथ एक्सपोर्ट भी दे रखा है, और जब हम भारत से बाहर कोई माल भेजते हैं तो वो भी तो सेल्स होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने सेल्स प्लस एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब ये भी होता है डिक्रीज या इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का बढ़ना या स्टॉक का घटना, वही तो होता है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो वो डायरेक्टली दिया है इसलिए मैंने -80 लिखा है। अब जब हम ये पढ़ रहे थे कि वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो कंजम्पशन जो हमने खुद के लिए की है, लेकिन खुद के लिए भी अगर कोई चीज प्रोड्यूस की है तो उसमें भी तो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उसमें भी तो लेबर चार्जेस इंक्लूड हुए हैं, उसको बनाने में भी तो खर्चा हुआ है, कॉस्ट एड ऑन हुई है, तो इसलिए हम उसको वैल्यू एडेड में इंक्लूड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 ऐड की है। फर्दर बस सॉल्व किया है तो आंसर आ गया है 1370। अब सुनिए, 1370 मेरा सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट आया, अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने टच भी नहीं किया है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या सीन है, अब यहाँ पे अगर मैं सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखूं, मैं बाद में इसलिए कर रही हूं इसको ताकि आपको समझ में आए। अब आया इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। अब इधर आ जाते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं। जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उस टाइम जो भी खर्चा हो रहा है उस वैल्यू को एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में वो होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज बनाती हूँ मशीन चल रही है तो किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये इंक्लूड होगा। होगा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अब ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट used again and they are used as a raw material। जो रॉ मटेरियल की तरह तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक बार यूज करने के बाद आप उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सीड, वीट उगाई मैंने, ठीक है, वीट के सीड्स डाले या किसी भी प्लांट की सीड्स डाले, क्या आप ऐसा कर सकते हो एक बार सीड्स उगा के आपकी फसल काट कर दोबारा वो सीड जमीन से निकाल के दोबारा बो सकते हो आप? हम नहीं कर सकते ऐसा। कोल, हम कोल यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, एक बार वो जल गया राख बन गई, दोबारा मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये होते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, माइनस। तो 1370 में से क्या माइनस होगा आपका, प्रोडक्ट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स -300 माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे। करो इसको सॉल्व, 1370 माइनस 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 प्लस 350, तो आंसर आ गया 1020। ठीक है, 1020 इज योर आंसर। अब ये 1020 क्या निकला है, ये निकला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। निकालना क्या था, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, और क्या निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, यहां कर लेते हैं इसको फर्दर सॉल्व। ठीक है, देखो ये निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, निकल गया। क्या है मेरे पास, क्या निकालना है, निकालना है एन वी ए एट एफ सी, और क्या गिवन है, गिवन है जी डी पी एट एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू दिया है तो मैं इसको हटा के वी कर देती हूँ, क्योंकि सेम ही बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखो या ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है,
मार्केट प्राइस। अब देखो, ये चीज गिवन है, ग्रॉस से अब मुझे नेट की तरफ जाना है, यहां से यहां की तरफ जा रही हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जा रही हूँ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला है। तो करते हैं, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। NVA at FC is equals to GVA at MP minus depreciation minus indirect taxes minus subsidies, ठीक है। 1020 माइनस डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 70 माइनस सब्सिडीज भी गिवन है 40, तो 1020 माइनस 30 gives you 990। समझ गए? ठीक है, इजी है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी न्यू आइटम इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे डायरेक्टली गिवन है, लेकिन इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को अलग अलग कर दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखिए, चाहे तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो चाहे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, जब भी हम ये चीजें कैलकुलेट करते हैं तो क्या हम सेक्टर्स को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं? नहीं, हम कंबाइंडली सेक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है। जब भी किसी देश की नेशनल इनकम या ग्रॉस वैल्यू निकाली जाती है तो क्या हर सेक्टर को अलग से स्टडी किया जाता है? नहीं, सारे सेक्टर्स को इकट्ठा मिलाकर उन्हें स्टडी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सारे सेक्टर्स को ऐड ऑन कर देंगे और बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं। देखिए, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे डायरेक्टली गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, ठीक है, तो मैं सीधा ही वैल्यूज पुट ऑन करूंगी। 800 प्लस 20 सॉरी प्लस 200 प्लस 300 माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को, इसमें भी अलग अलग सेक्टर्स दिए हैं तो इसे भी मुझे साथ में ऐड ऑन करना है। 400 प्लस 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 1300 माइनस 550 गिव्स यू 750। अब ये 750 क्या लिखला है? जो आपका 750 लिखला है ना, वो लिखला है मेरा, या तो मैं इसे बोल सकती हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, या मैं इसको बोल सकती हूँ जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब इससे मुझे निकालनी है नेशनल इनकम, तो अब नेशनल इनकम कैसे लिख लेगी? NNP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP, या फिर GVA एट MP माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस NFIA, जो कि आपका क्या होता है NFIA, चलो अभी इसको नीचे लिख लेते हैं। NFIA क्या होता है आपका? रिसीव्ड माइनस पेड, तो रिसीव्ड माइनस जो आप पे करते हो, वैल्यूज डालते हैं 750 माइनस
कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स का मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है, तो -80 माइनस NFI कितना दिया हुआ है 50 -20 दिया हुआ है आपको सब्सिडीज, प्लस रिसीव्ड है 10 और पेड है 20, रिसीव्ड है 10 और पेड है 20। वैल्यूज डालते हैं 750 -80 -30, ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 360, जो निकल जाएगा आपका NNP एट FC। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत इजी था। जो एक अलग कॉन्सेप्ट था वो बस इतना सा था कि आपको इसके सेक्टर्स अलग अलग गिवन थे, जो कि आपको मर्ज कर देने हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, ठीक है, पर मैं ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि CBSE 16th और 17th 2016 और 17th में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे करवा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हो गए हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो चैप्टर के लास्ट में जब हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तब हम वो कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका इनकम मेथड शुरू कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम वैल्यू एडेड का कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वो ही सिंपल GVA एट MP निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स आपको दी हुई, अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि सेल्स वैसे तो होती है आपकी क्वांटिटी इनटू प्राइस, बट अगर क्वांटिटी इनटू प्राइस गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, तो हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक सेल्स को कंसिडर करते हैं। अगर सेल्स में क्वांटिटी इनटू प्राइस नहीं गिवन है तो हम डोमेस्टिक सेल्स को करते हैं प्लस एक्सपोर्ट्स करते हैं, प्लस यार चेंज इन स्टॉक तो है ही आपका, ठीक है। तो करो फिर, डोमेस्टिक सेल्स कितनी गिवन है आपको 200 प्लस एक्सपोर्ट्स कितने गिवन है 10 प्लस चेंज इन स्टॉक ये दिया हुआ है -10, कीजिए इसको 210 प्लस माइनस माइनस, तो 200 तो आ गया भाई मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ गया, अब इंटरमीडिएट कॉस्ट भी है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट, मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट हमेशा लास्ट में इसलिए लिखती हूँ ताकि पहले एक चीज सॉल्व कर लूं, आप चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो आपकी है वो कितनी है? अब देखिए यहाँ डायरेक्टली इंटरमीडिएट कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गिवन है, वो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हमने एक क्वेश्चन में पहले भी किए थे, फिर से बता देती हूँ। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं, सिंगल यूज मतलब जो एक ही बार इस्तेमाल किए जा सके, ठीक है। एक ही बार कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं? जैसे आपकी सीड्स हो गई, ठीक है, या कोई मेन्योर हो गया। एक बार आपने फसल में खाद डाल दी, फसल उग गई, अच्छी फसल हुई, क्या आप उस खाद को दोबारा निकाल सकते हो जमीन से और दोबारा रीयूज कर सकते हो? नहीं, ठीक है। कोल हो गया, सीड्स हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें होगी, फ्यूल हो गया, ठीक है। तो माइनस सीधा 120, तो क्या आंसर आया 80। तो GVA एट MP आ गया आपका 80, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गए हैं।
आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बुक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिया है, फिर भी मैं और थोड़ा रिसर्च करूंगी। अगर इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता है जिसमें कोई न्यू आइटम है और वो हमने नहीं की है, तो वो हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे अब, क्योंकि किसी नए टॉपिक के बीच में पुराने क्वेश्चंस को करना कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो करेंगे इनकम मेथड। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास है और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसको हम करेंगे क्लास में। ठीक है, आपकी भी मदद हो जाएगी और बाकी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। हो सकता है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो ही कोई और स्टूडेंट फेस कर रहा हो, तो सबकी हेल्प हमें करनी चाहिए। कोई भी इशू है, कोई सजेशन है कि मैम आपने ये टॉपिक नहीं करवाया है, ये कराना है, ठीक है, या मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कोई डाउट है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।